अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। चीन को लगने वाला है जोरावर का जोर का झटका। आज आपको जोरावर के जोर से वाकिफ कराएंगे। कब के बिछड़ों को मिलाने का नेक मुहिम के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। सुहाने सफर वाले दिल्ली देहरादून हाईवे की जानकारी आज हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट देंगे। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात प्रोजेक्ट जोरावर की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ मौजूदा टकराव के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हल्के वजन वाले टैंक्स की जरूरत महसूस की गई। सेना की इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश में सरकार जुट गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस सप्ताह के आखिर में रक्षा मंत्रालय की होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मेक इन इंडिया के तहत 354 हल्के टैंक खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये हल्के टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से लैस होंगे, जिनके बूते भारतीय फौज एलएसी पर चीन की गुस्ताखियों का माकूल जवाब दे पाएगी। 2 साल पहले जब एलएसी पर तनाव हुआ था तो भारतीय सेना ने अपने सबसे खतरनाक T-90 और T-72 टैंक्स की तैनाती वहां कर दी। उस वक्त इन टैंक्स को C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए पहले लेह तक पहुंचाया गया और फिर उसके बाद उन्हें सड़क के जरिए एलएसी के पास तक पहुंचाया गया, जो एक जटिल ऑपरेशन था। इन टैंक्स की तैनाती के बाद ही चीन को उल्टे पैर अपने टैंकों को वापस ले जाना पड़ा। हालांकि 2 साल बाद भी एलएसी पर तनाव कम नहीं हुआ है। चीन के साथ जारी इस मौजूदा तनाव को देखते हुए ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की गई है। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट जोरावर पर काम तेज कर दिया है। खबर है कि इस सप्ताह के आखिर में रक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत 354 हल्के टैंक्स को खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भारतीय सेना भी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए लाइट टैंक की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय जल्द ही जोरावर नाम से लाइट टैंक के इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकता है, जिसके तहत डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर ऐसे हल्के लाइट टैंक बनाएगा जो T-72 और T-92 भारी टैंकों के बजाय हल्के होंगे और आधुनिक तकनीक के साथ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तेजी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। असल में भारतीय सेना के पास जो टैंक हैं, चाहे रूसी टैंक T-72 हो या फिर T-90 या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक हो, ये सभी टैंक 45 से 70 टन के हैं, जिन्हें एलएसी पर पहुंचाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लाना चाहती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट टैंक करीब 25 टन के होंगे। कहा जा रहा है कि इन हल्के टैंक्स में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगी ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ड्रोन से भी ये लैस होंगे, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। भारतीय सेना के पास जो फिलहाल हम लोग जो टैंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो वो T-72 हो या T-90 हो, इसको हम लोग ऑलरेडी लद्दाख में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इनका जो वजन है, ये वजन करीब 45 टन के करीब आता है और ये हम लोग के लिए बहुत भारी टैंक्स हो जाते हैं। और चाइना का अगर हम लोग देखें तो इनके पास लाइट वेट टैंक करीब 33 टन का जो टाइप 15 टैंक्स इनके ऑलरेडी वहां पे अरुणाचल साइड में डिप्लॉयड है। जो हम लोग को टैंक्स चाहिए, हम लोग को हल्के टैंक्स चाहिए, जिस तरह से हम लोग ने अभी रिक्वायरमेंट दिया है भारतीय सेना ने और डीआरडीओ को भी, तो उसमें हम लोग करीब 25 टन के टैंक्स हम लोग को मिलने वाले हैं ऑपरेशन जोरावर के तहत। ये वाले टैंक जो है पूरे मॉडर्न टैंक्स हैं, इनमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहेगा और ड्रोन का इंटीग्रेशन रहेगा, इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स भी रहेंगे। बीते कुछ सालों में जब जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ विवाद हुआ है, चाहे फिर डोकलाम हो या फिर गलवान, भारतीय फौज ने हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में अपनी ताकत को दोगुना करने के लिए इन विवादों से सबक लिया है और अपनी जरूरतों के हिसाब से हथियारों की तैनाती एलएसी पर की है। प्रोजेक्ट जोरावर भी एक ऐसा ही प्लान है, जिसके तहत 350 हल्के टैंक थल सेना का हिस्सा बनेंगे, जिसके बाद
लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस जोरावर टैंक के शामिल होने के बाद लद्दाख से अरुणाचल तक सेना का काम कितना आसान हो जाएगा और दुश्मन को मात देने में कितनी मदद मिलेगी, ये बता रहे रक्षा विशेषज्ञ सिद्धार्थ वर्मा। भारत और चीन की जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर की एलएसी है। ये अगर हम तवांग ले लें, जहां पे अभी यांगसे सेक्टर में भी हम लोग ने पूरा सब झड़प देखा है, लद्दाख की तरफ अगर हम लोग डेप्सांग, डेपचोंग और अपना गलवान का भी अगर देखें, जिस तरह से डोकलाम में भी हुआ है हम लोग के साथ, चीन के साथ झड़प, इन सब जगहों पर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए हम लोग को टैंक्स की बहुत जरूरत पड़ जाती है। और लाइट टैंक्स की हम लोग को जो इंडिजिनसली बिल्ट लाइट टैंक अपना जो ऑपरेशन जोरावर के तहत हम लोग को मिलने वाला है, ये हम लोग एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में बाई एयर, बाई लैंड और बाई रोड इजिली ट्रांसपोर्टेबल ये टैंक्स रहेंगे। और ये मॉडर्न टैंक्स जो हैं, इनसे हम लोग को बहुत अच्छा एक फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट मिल जाएगा, जहां पे हम लोग स्विचिंग कर सकते हैं टैंक्स की बहुत जल्दी, ताकि हम लोग का जो आर्मर्ड कॉलम्स के साथ जो हम लोग इसको एक रीइंफोर्स कर सकते हैं, भारतीय सेना की वहां पे जो सशक्तिकरण कर सकते हैं अपने फाइटिंग फोर्सेस की, उससे हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको तहत देखते हुए हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जो हम लोग के बहुत दिनों से एक डिमांड है इंडिजिनसली बिल्ट लाइट टैंक का, ये ऑपरेशन जोरावर से हम लोग के ये कमी जो है ये पूरी हो जाएगी। तो भारतीय सेना के लिए तैयार किए गए प्रोजेक्ट जोरावर से जुड़ी रिपोर्ट आपने देखी। अब ये किस तरह से चालबाज चीन को सबक सिखाएंगे, ये एक्सपर्ट के जरिए आपने जाना भी। लेकिन इस प्रोजेक्ट का नाम जोरावर क्यों पड़ा, ये भी हम आपको बता देते हैं। जोरावर सिंह पहले सिख साम्राज्य के जनरल थे, जिनका जन्म हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में डोगरा परिवार में हुआ था। उनका परिवार हिमाचल से बाद में जम्मू चला गया था, जहां जम्मू के डोगरा राजपूत शासक गुलाब सिंह के वो सैन्य जनरल थे। वो ऊंचाई वाली लड़ाई में माहिर थे। उन्होंने लद्दाख, तिब्बत, बाल्टिस्तान और स्कार्दू में जोरदार जीत दर्ज की थी। इन्हीं जीत के कारण इस महान योद्धा को भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। हालांकि 1841 में दुश्मन सेना से जंग के दौरान जोरावर सिंह शहीद हो गए थे। भारतीय सेना जनरल जोरावर सिंह को अपना आदर्श मानती है और हर साल 15 अप्रैल को जनरल जोरावर दिवस मनाया जाता है। भारतीय फौज के बेड़े में जिस हल्के टैंक को शामिल करने की तैयारी चल रही है, उस टैंक का नाम भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले योद्धा जनरल जोरावर सिंह के नाम से पड़ा है। एलएसी पर इन टैंकों की तैनाती का प्रस्ताव सेना ने दिया। रक्षा मंत्रालय जल्दी ही इस प्रस्ताव पर चर्चा भी करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको हम लिए चलते हैं राजस्थान के भरतपुर, जहां पर अपना घर आश्रम बिछड़े हुए अपनों को मिलाने का एक ऐसा ठिकाना है जहां लगभग हर नाउम्मीद व्यक्ति की उम्मीद पूरी होने की आशा की किरण हमेशा दिखाई देती है। 22 साल पहले एक छोटे से कमरे से अपना घर आश्रम की शुरुआत हुई थी, जो आज देश विदेश तक फैल चुका है। अपना घर आश्रम की देश विदेश में करीब 55 शाखाएं हैं। खास बात यह है कि सरकार की मदद के बिना ये अपना घर आश्रम दीन दुखियों की सेवा दिन रात कर रहा है। और दावा यह भी है कि अब तक 23,000 से गुमशुदा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। कभी फुटपाथ तो कभी किसी पार्क या मैदान में, कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बस स्टैंड पर। गुमशुदा या फिर बीमार लोगों की मदद करती है ये अपना घर आश्रम की टीम। जो दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, साल के 365 दिन ऐसे लोगों की मदद में जुटी रहती है। अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें इसी बात का जीता जागता प्रमाण है। भरतपुर के अपना घर आश्रम में इस वक्त 4,000 से ज्यादा गुमशुदा और असहाय लोग रह रहे हैं, जिनके इलाज, खाने पीने, रहने और फिर ठीक होने पर उनके घर वालों से मिलाने का काम यही संस्था बीते 20 सालों से कर रही है। सबसे पहले जो प्रभुजन आते हैं वो बीमार, गंभीर हालत में होते हैं। अधिकतर नाम तक नहीं बता पाते हैं, नामकरण भी हम लोगों को करना होता है।
फिर उनको मानव स्वरूप में लाया जाता है, नहलाया जाता है, धुलाया जाता है। फिर उनको ये देखा जाता है कि इनके जीवन में किस बात का अभाव है। तो ज़्यादातर तो उनको भरोसा ही नहीं होता है कि हमें कोई इस तरह से कोई सेवा करेगा या हमसे पूछेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, नहलाएगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा, फिर उपचार कराएगा। 22 साल पहले एक छोटे कमरे से शुरू हुआ अपना घर आश्रम आज देश विदेश तक फैला हुआ है। अपना घर आश्रम की देश विदेश में करीब 55 शाखाएं हैं, जो बिना किसी सरकारी मदद के दीन दुखियों की सेवा कर रही है। और अब 23,000 से ज्यादा गुमशुदा, लावारिस और बेसहारा लोगों को उनके घर सकुशल पहुंचा रही है। अपना घर आश्रम को 22 साल हो गए और इन 22 सालों में सफर चलते चलते टोटल 55 आश्रम खुल चुके हैं। इसके अलावा नेपाल में भी एक अपना घर है। और यहाँ पर जो विशेष एक बात है, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है, चंदा मांगने कोई जाता नहीं है। भरतपुर आश्रम की तर्ज पर ही देश के 11 राज्यों में अपना घर आश्रम चल रहे हैं, जिनमें करीब 10,000 ऐसे ही बेसहारा, असहाय और बीमार लोग रह रहे हैं। इनके अलावा सड़कों पर लावारिस घूम रही मंदबुद्धि गर्भवती महिलाओं का अपना घर आश्रम में लाने के बाद इलाज कराया जाता है। उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। डिलीवरी के बाद उनके बच्चों का अच्छे से पालन पोषण किया जाता है और फिर बच्चों के बड़े होने पर अच्छी शिक्षा भी दिलाई जाती है। इसी तरह जिनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उन्हें काउंसलिंग के जरिए उनके घर का पता या फिर घर वालों के बारे में पूछा जाता है, जिसके बाद उनके घर वालों से संपर्क कर उन्हें घर पहुंचाया जाता है। इस काम में पुलिस भी इनकी मदद कर रही है। जितना पता बता देते हैं, किसी ने गांव बताया, किसी ने शहर का नाम बताया, फिर उनसे पूछा जाता है कि आपके घर के पास क्या है। फिर वो बताते हैं कि मेरे घर के पास एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है, एक चर्च है, विद्यालय है, पोखर है, सरपंच का घर कितना दूर है, वार्ड शहर है तो वार्ड मेंबर का घर मेरे घर से इतनी दूर है, वार्ड मेंबर का ये नाम है। हमारे यहाँ का एक व्यक्ति है, वो पुलिस में नौकरी करता है या किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करता है। ये हम टोटल जानकारी वो टीम जो है वो जुटाती है। उसके बाद जुटाने के बाद में सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ के थाने को फ़ोन करते हैं। थाने को हम बता देते हैं कि ये स्थिति है, ये व्यक्ति हैं और अपना नाम ये बता रहे हैं, पता ये बता रहे हैं और इतने दिन से ये घर से निकले हुए हैं और इनको इनके घर सूचना दे दें जिससे इनको भिजवाया जा सके। यूपी के जौनपुर की रहने वाली अंजुम निशा इन्हीं में से एक है, जो जबलपुर के अपना घर आश्रम में रह रही थी और इलाज होने के बाद उन्होंने अपने घर का पता बताया, जिसके बाद 13 दिसंबर को अंजुम के पति अब्दुल कलीम उन्हें लेने आए। अंजुम की तरह ही बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले कुंदन भी 4 साल पहले अपने घर वालों से बिछड़ गए थे। अपना घर आश्रम के लोगों ने कुंदन का इलाज कराया और जब वो ठीक हुए तो उन्होंने अपना पता बताया, जिसके बाद कुंदन की बहन से संपर्क किया गया और फिर वो 18 दिसंबर को अपने भाई को लेने आश्रम पहुंची, जहां सालों बाद अपने बिछड़े भाई को देखकर वो भावुक हो गई। या कहीं पड़ता है वो रांची। कितने साल से लापता है ये 4 साल सही। 4 साल हो गए घर से निकले हुए, फिर आपने ढूंढा नहीं, खोजा नहीं कहीं पे? बिहार में पूरा छान मारी हूँ, नहीं मिला। अपना घर आश्रम में आए दिन बिछड़ों का अपनों से मिलने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। यानी अपना घर आश्रम बिछड़े हुए अपनों को मिलाने का एक ऐसा ठिकाना है जहां लगभग हर नाउम्मीद व्यक्ति की उम्मीद पूरी होने की आशा की किरण हमेशा दिखाई देती है। भरतपुर से सुरेश फौजदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में सड़कों का जाल बुलेट की रफ्तार से फैलाया जा रहा है। हाईवे देश को विकास की नई रफ्तार दे रहे हैं और इसी कड़ी में जल्दी ही दिल्ली से देहरादून हाईवे का नाम भी जुड़ने वाला है। देहरादून एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है। जल्दी ही देशवासियों को इसकी सौगात मिलने वाली है और इसके तैयार हो जाने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर 7 घंटे के बजाय सिर्फ 2.5 घंटे में तय हो सकेगा। खासियत इसकी क्या है? कैसे 7 घंटे का सफर 2 से 2.5 घंटे में तय होगा, ये देखिए। मौजूदा अलाइनमेंट
आपको दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में दिसंबर के बाद ले जाऊंगा। दिल्ली से देहरादून का 5 घंटे का सफर अब महज 2 घंटे में पूरा होने जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। इस शानदार हाईवे के तैयार होते ही दिल्ली से देहरादून का सफर कम वक्त में बेहद आरामदायक हो जाएगा। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हाईवे के बनते ही ये सफर महज 2 से 2.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। यानी दिल्ली से 210 किलोमीटर तक की देहरादून की दूरी महज 2 से 2.5 घंटे में तय हो जाएगी। मैं 2 घंटे में आपको दिल्ली से देहरादून पहुंचाऊंगा। 2 घंटे, क्योंकि मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब बनाया था तब 9 घंटे लगते थे, और मैंने जब 2 घंटे की बात की तो लोग हंसते थे। और आपको बता रहा हूं ये होगा, क्योंकि दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से हरिद्वार के लिए भी आज नई कनेक्टिविटी मैं दे रहा हूं। ये केवल दिल्ली देहरादून रोड नहीं है, ये दिल्ली हरिद्वार भी है, क्योंकि इस रोड को एक कनेक्टिविटी हरिद्वार के लिए हम देने का निर्णय किया है। इस मार्ग बन जाने से दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा 6 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से सिर्फ दूरी ही कम नहीं होगी, बल्कि उत्तर पूर्वी दिल्ली को जाम से भी निजात मिलेगी। और यही वजह है कि इसे तरक्की का एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से होगी। दिल्ली से देहरादून फिलहाल अभी 6 से 7 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसे में ये रास्ता महज 2.5 घंटे का रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का रास्ता करावल नगर, शास्त्री पार्क और गीता कॉलोनी से होकर गुजरेगा। ये दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यहाँ के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में व्यापार के लिहाज से भी ये अपने आप में अद्भुत साबित होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे अपने साथ समृद्धि और विकास की सौगात लेकर आएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस हाईवे पर 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। यहां सीसीटीवी के जरिए नजर भी रखी जाएगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर लोगों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा और हर 25 किलोमीटर के बाद रेस्टोरेंट, शौचालय और दूसरी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। में 2 महत्वपूर्ण इंटरसेक्शंस भी हैं। एक हम स्पर दे रहे हैं जो कि हरिद्वार तक पहुंचाएगी, और उसके साथ साथ में एक शामली लुधियाना का भी हम एक स्पर दे रहे हैं शामली के ऊपर, जिससे कि नॉर्थ यानी कि पंजाब से यहाँ की जो आवागमन है ट्रेड का, वो भी और आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2024 में लोगों को एक बहुत अच्छी सुविधा मिल पाएगी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए। आज जहाँ पे 4 से 5 घंटे लगते हैं, वहाँ पर हम करीब 2 से 2.5 घंटे के बीच में पहुँच सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे की एक और खास बात है, एक्सप्रेसवे के बीच में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। एक्सप्रेसवे के बीच जंगल सफारी। इस एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर का हिस्सा जंगल सफारी से होकर निकलेगा, जो एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा। एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड और टनल से होकर गुजरेगा, ताकि जंगली जानवरों को कोई परेशानी न हो। इसका मकसद जंगली जानवरों की सुरक्षा करना है, ताकि वो आसानी से और आजादी से जंगल में घूम सके। ये हमारे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैकेज है, जिसमें कि हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काफी नया एक कॉन्सेप्ट लिया, और हम लोगों ने करीब 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड सेक्शन भी हम गणेशपुर से देहरादून के बीच में बना रहे हैं, जो कि 6 लेन होगा, और इससे जो भी वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे उससे डिस्टर्ब नहीं होगी। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें काफी, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में आवाजाही आसान होने से एक ट्रेड को भी गति मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना से केवल आसपास के इलाकों की तस्वीर ही नहीं बदलेगी, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर को नई उड़ान भी मिलेगी। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2024 तक भारत में अमेरिका जैसी सड़कें करने का सपना देखा है, जिसके लिए दिन रात काम भी किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक देश में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि हाल फिलहाल में कौन कौन से एक्सप्रेसवेज पर सरकार काम कर रही है और किस रूट पर जल्दी ही रास्ता आसान होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि नए साल पर मोदी सरकार दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात दे सकती है। यानी दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे जल्दी ही चालू हो सकता है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद इसका ऐलान हमारे सहयोगी चैनल आज तक एजेंडा के मंच पर कर चुके हैं। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो शुरुआत इसकी अक्षरधाम से होगी। अक्षरधाम से होते हुए एक्सप्रेसवे शास्त्री पार्क, खजूरी बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर होकर गुजरेगा और सहारनपुर से सीधा देहरादून जाकर निकलेगा। यानी एक्सप्रेसवे को 4 सेक्शंस में तैयार किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन अक्षरधाम से बागपत का होगा, जो होगा 32 किलोमीटर, जिसमें 18 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है। इसके अलावा दूसरा सेक्शन बागपत से सहारनपुर होकर जाएगा, जिसका निर्माण 118 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा। तीसरा सेक्शन अगर इसकी बात करें तो ये सहारनपुर से गणेशपुर तक का होगा, जिसकी दूरी 40 किलोमीटर होगी। चौथा सेक्शन यानी कि आखिरी पड़ाव इस एक्सप्रेसवे का गणेशपुर से देहरादून है, जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है। और वहीं इस पूरे एक्सप्रेसवे में 6 गैरेजवे हैं, 6 सर्विस रोड्स हैं, जहां हर जगह सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। यानी सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस एक्सप्रेसवे में 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास बनाए गए। एक्सप्रेसवे के निर्माण ग्रीन एक्सप्रेसवे राजमार्गों के तहत किया जा रहा है। यानी कि सरकार कंक्रीट बिछाने के अलावा वृक्षारोपण पर भी ज्यादा जोर दे रही है। और सरकार अब नई बन रही सड़कों के आसपास वृक्षारोपण, उनके प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव पर भी ज्यादा जोर दे रही है। यानी अब जितने भी नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो सभी देश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तौर पर बनाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि एक बार पूरा राजमार्ग बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून 2 से ढाई घंटे में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली से हरिद्वार फिलहाल 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इतना ही नहीं, दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा भी केवल 2 घंटे में की जा सकती है। दिल्ली से चंडीगढ़ में 2 से ढाई घंटे का वक्त लग सकता है और दिल्ली से अमृतसर तक की दूरी 4 घंटे में पूरी की जा सकती है और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में यात्रा पूरी हो सकती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की साजिश आतंकी संगठनों को कितनी भारी पड़ रही है, ये खबर उसकी मिसाल है। राज्य में टारगेट किलिंग का खेल अब आतंकियों पर भारी पड़ने लगा है। 15 अक्टूबर यानी कि करीब 2 महीने पहले शोपियां में कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या हुई। उनकी हत्या में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ लोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जो शोपियां जिले के मुंज मार्ग इलाके में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 आतंकियों में शामिल है। उसके साथ उमर नजीर नाम का एक और आतंकी मारा गया, जो नेपाल के तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल बरामद हुई हैं। इस सैन्य कार्रवाई से एक बात साफ है कि सुरक्षा बलों में कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या का बदला ले लिया। आर्टिकल 370 के हटने के बाद आतंकी संगठन कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए अलग अलग तरीके से अपना रहे हैं। कश्मीर घाटी में दोबारा माहौल खराब करने के लिए कश्मीरी पंडितों के अलावा हिंदू सरकारी कर्मचारियों की हत्या की साजिश रची जा रही है। इस तरह हत्याओं के जरिए आतंकी संगठन ये संदेश देने में जुटे हैं कि हिंदू आबादी, खासकर कश्मीरी पंडित, बड़े पैमाने पर दोबारा कश्मीर में बसने की न सोचे, ताकि 2019 के बाद से सरकार की तरफ से चलाई जा रही कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास की योजना विफल हो जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने में जुटे सुरक्षा बलों के हौसलों की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उसी वजह से आतंकियों की सोच फिर से मुमकिन नहीं हो पा रही।
तो 2 महीने पहले जब पूरन भट्ट की हत्या हुई तो कश्मीरी पंडितों की तरफ से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। उन लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस टारगेट किलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। तब से पूरन भट्ट की हत्या में शामिल आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही थी। अब जब सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या का बदला ले लिया है तो उनका परिवार भी इस सख्त कार्रवाई से संतोष जाहिर कर रहा है। लतीफ लोन को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहीद पूरन कृष्ण भट्ट के परिवार के सदस्य। हम उनसे बात करते हैं। हम सबसे पहले शहीद पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी हैं, उनसे बात करते हैं हम। स्वीटी भट्ट जी, जो आज आपने भी बात सुनी होगी, समाचार सुना होगा कि जो लश्कर का आतंकी है लतीफ लोन, उसको सुरक्षा बलों ने शोपियां मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और लतीफ लोन आपके पति की हत्या में शामिल था। क्या आपको लगता है अब इंसाफ हुआ है? हाँ, इंसाफ तो मिला है, दिल को सुकून तो मिला है। अब उसके घर में भी पता लगेगा, उसके बीवी बच्चों को, उसकी माँ बहन को भी पता लगेगा कैसा दर्द होता है। किसी निर्दोष को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, उसके घर में भी पता लगेगा। उसके बीवी बच्चे भी ऐसे ही रोएंगे जैसे हम रो रहे हैं। सुकून तो मिला है, मगर इसकी जड़ तो पता नहीं ना है किसने रास्ता दिखाया। अकेला तो होगा नहीं ये जो हमारे गांव में तक आ गया, हमारे गेट तक आ गया, हमारे घर के पास। कोई तो होगा रास्ता दिखाने वाला। किसी ने तो बोला होगा कि ये कहाँ पे है, घर में है या बाहर है, कहाँ है। अकेला तो होगा नहीं वो। हाँ, ये सुकून तो मिला कि उसको मार दिया लतीफ को। आप कह रहे हैं कि इस बात का आपको संतोष है कि जो आतंकवादी पूरण जी की हत्या में शामिल था उसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, लेकिन आप समझते हैं कि इस पूरे षड्यंत्र में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? हाँ, कोई तो है, रास्ता दिखाने वाले तो और ही है। तो क्या चाहते हैं आप अब? आप? मैं यही चाहती हूँ कि ये जड़ तक पहुंचे, उनका भी पता लगाए कि वो पहुंचा कैसे हमारे गांव में। तो आप समझते हैं कि जितने भी आतंकवादी और उनके समर्थक इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, उनका खात्मा होना चाहिए? हाँ, उनका खात्मा होना चाहिए, जड़ तक पहुंचे कि ये आते कहाँ से हैं। और अब बात दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश की जो शहर के सरकारी अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया को भेदभाव रहित और आसान बना सकता है, खासकर उनके लिए जिनका वोटर आई कार्ड दिल्ली का नहीं है। बिहार के रहने वाले एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजधानी के सरकारी अस्पतालों को हर हाल में हर नागरिक का इलाज करना ही होगा, फिर चाहे वो किसी भी राज्य का रहने वाला क्यों ना हो। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकारी अस्पताल इलाज करने के लिए किसी भी व्यक्ति से दिल्ली के वोटर आई कार्ड की मांग नहीं कर सकते, चाहे वो एम्स हो या फिर कोई दूसरा सरकारी अस्पताल। कहीं भी दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को इलाज से मना नहीं किया जा सकता। दरअसल बिहार के रहने वाले याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में उसे फ्री एमआरआई टेस्ट की सुविधा नहीं दी गई, जो दिल्ली वासियों को मुफ्त में दी जाती है। सरकारी अस्पताल पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को यह आदेश दिया। इस खबर की और बारीक जानकारियां दे रहे मेरे सहयोगी संजय शर्मा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये साफ कर दिया है कि मरीज कहीं का भी हो, वोटर आईडी कहीं की भी हो, लेकिन उसके आधार पर किसी भी मरीज के साथ कोई भी सरकारी अस्पताल भेदभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उस मरीज का अधिकार है कि भारत में कहीं भी वो इलाज ले। अब आपको बताते हैं कि इस मामले की पूरी तफसील क्या है। जस्टिस प्रतिभा मनिंदर सिंह की अदालत में एक मामला आया जिसमें बिहार के एक मरीज के परिजन ने यह आरोप लगाया कि लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में बिहार से रेफर होकर आए उस मरीज को एमआरआई करानी थी घुटनों की एमआरआई के लिए जब उसने सारी जांच कराई तो डॉक्टर ने, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ने उसे टाइम दिया एमआरआई के लिए 15 जुलाई 2024, जिस साल इलेक्शन होने हैं और आम चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद मरीज ने वकील से संपर्क किया, अशोक अग्रवाल, जो बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और इन मरीजों के मामले लड़ते हैं, जिनके मुकदमे लड़ते हैं। अशोक अग्रवाल ने यहां पर कोर्ट में ये साफ साफ कहा कि ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है
और नागरिकों के साथ उनके अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने भी ये माना कि इस तरह का नियम नहीं लगा सकते हैं अस्पताल, और अस्पताल को सारे मरीजों का इलाज करना पड़ेगा, भले उनके पास दिल्ली का वोटर आईडी हो या नहीं हो। टॉम क्रूज की उस वीडियो की जो इस वक्त सुर्खियों में है। हॉलीवुड के बड़े एक्शन स्टार में शुमार टॉम क्रूज ने हैरतअंगेज स्टंट के जरिए दुनिया भर में मौजूद अपने फैंस का आभार जताया। ऊंचाई पर विमान से छलांग लगाकर टॉम क्रूज ने अपनी फिल्म टॉप गन मैवरिक को प्यार देने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। 60 की उम्र में 25 वाला स्टंट करने वाले टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में 4,973 करोड़ रुपए की कमाई की है। इस छलांग के रोमांच और टॉम क्रूज की शख्सियत में कोई खास अंतर नहीं है। टॉम क्रूज केवल बड़े पर्दे पर खतरों के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि 60 की उम्र में ऐसे खतरों से खेलना उनका शौक है। जिस उम्र में लोग रिटायर होने की तैयारी करते हैं, उस उम्र में टॉम क्रूज ने ऐसे खतरनाक स्टंट के जरिए अपनी नई फिल्म की कहानी और पिछली फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाया। इसी साल मई में टॉम की फिल्म टॉप गन मैवरिक रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि कमाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस बार टॉम क्रूज अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की रिलीज से पहले अपने फैंस को बिहाइंड द सीन लेकर आए हैं, और इस बार जो दिखा है उसने सबको दंग कर दिया है। अपने हैरतअंगेज स्टंट से टॉम क्रूज अपने चाहने वालों को उस दुनिया में लेकर गए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वीडियो में टॉम क्रूज पावर पैक्ड एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस एक्शन सीक्वेंस में जब वो हेलीकॉप्टर से कूदे तो देखने वालों की सांसें थम गई। टॉम के इस स्टंट को सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा स्टंट बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे टॉम क्रूज और उनकी टीम ने सेट पर स्टंट का नया इतिहास रचा है। इस वीडियो में टॉम मोटरसाइकिल से बेस जंप लगाते हैं। इसके अलावा फिल्म में और भी कई खतरनाक स्टंट हैं जिन्हें टॉम क्रूज ने बेखौफ होकर अंजाम दिया है। टॉम की इस नई दिलेरी पर उनके फैंस का दिल आया हुआ है। अब इंतजार टॉम के नए शाहकार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। हालांकि वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। अर्जेंटीना की टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब जीत भी लिया है, फ्रांस को हरा दिया है, लेकिन अभी जीत का जश्न बाकी है, या यूं कहें कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये जश्न लग रहा है कि अगले कुछ वक्त तक यूं ही चलता रहेगा। मेसी की विक्ट्री परेड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अर्जेंटीना ने जब से फीफा वर्ल्ड कप जीता है तब से अर्जेंटीना में जश्न का माहौल है। कतर से जब अर्जेंटीना की टीम स्वदेश लौटी तो पूरा माहौल मेसीमय हो गया। जी हां, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में टीम मेसी का भव्य स्वागत किया गया। सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा।
मेसी और उनकी टीम ने भी पूरे जोश के साथ इस जश्न में लोगों का साथ दिया। हालांकि जिस दौरान ये टीम जीती थी उस दिन भी, फाइनल वाले दिन यानी कि रविवार के दिन, जिस वक्त अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच टक्कर चल रही थी, उस दिन भी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक तरीके से जन सैलाब था। लोग घरों से बाहर निकल आए थे, सड़कों पर थे, और जैसे ही जीत मिली अर्जेंटीना की टीम को, उसके तुरंत बाद ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर जश्न का माहौल शुरू हो गया। और उसी पल से इंतजार था कि कब टीम घर वापस आएगी और फिर उसके बाद टीम के साथ पार्टी का यह सिलसिला शुरू होगा। तो मेसी के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत अहम था। हालांकि एक और खबर है कि मेसी ने वर्ल्ड कप से पहले ये कहा था कि उनका आखिरी मैच होगा, आखिरी वर्ल्ड कप होगा। हालांकि ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी ने कहा है कि अभी फिलहाल वो फुटबॉल से जुड़े रहेंगे, उनका अभी रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैच काफी रोमांचक रहा और उसके बाद जीत का जश्न जो कि बनता ही है। पहले भव्य स्वागत और भव्य तरीके से स्वागत मेसी टीम का ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे, और ये वो तस्वीरें ब्यूनस आयर्स की सड़कों की जहां पर लोगों ने टीम मेसी का स्वागत किया। ये जश्न जीत का है, ये स्वागत विश्व विजेता का है। ये उत्सव चैंपियन बनने का है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स अपने चैंपियंस के स्वागत में उमड़ पड़ा। टीम मेसी का ऐसा भव्य स्वागत किया गया कि बस दुनिया देखती ही रह गई। फीफा वर्ल्ड कप जीतकर लौटी टीम जैसे ही विमान से बाहर निकली, फैंस में स्वागत के लिए होड़ लग गई। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी हाथ में वर्ल्ड कप उठाकर चल रहे थे। अपने विजेताओं को देखने के लिए फैंस पागल हो रहे थे। अपनी टीम के इंतजार में घंटों पहले लोगों ने सड़क पर कब्जा जमा लिया था। जब विश्व विजेता टीम एयरपोर्ट से खुली बस में ट्रॉफी लेकर निकली तो लगा जैसे पूरा अर्जेंटीना ही अपने हीरोज के स्वागत के लिए सड़क पर उतर गया हो। जिस अंदाज में अर्जेंटीना ने फ्रांस पर जीत दर्ज की, उससे पूरे अर्जेंटीना के लोगों में अभी भी जोश और जुनून है, जश्न में डूबा है और ये कई हफ्तों तक जारी भी रहेगा। वजह भी है क्योंकि ये कप अर्जेंटीना के पास 36 साल बाद आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।